आपने हड़ताल या स्ट्राइक और लॉकआउट जिसे कहते हैं तालाबंदी, इसके बारे में सुना ज़रूर होगा, कहीं न्यूज़ में पढ़ा होगा। लेकिन इससे रिलेटेड कानून क्या हैं, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हड़ताल क्या होता है, लीगल कब है, इलीगल कब है, ये शायद आपको ना पता हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है लेबर लॉ के यूनिट 3 का एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी के साथ, बहुत ही सिंपल फैक्ट और केसेस के साथ मैं आपको आंसर का एक फॉर्मेट बनाना बताऊंगी, जिससे आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो 5 पन्नों का आंसर लिखना बंद कर दीजिए और सिर्फ इस ऑडियो क्लास को सुनकर के एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। कोई भी पॉइंट आपके इस ऑडियो क्लास में छूटेंगे नहीं और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको नोट डाउन करना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया है सारे सेमेस्टर्स एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत परिभाषित हड़ताल को समझाइए। उन परिस्थितियों के बारे में बताइए जिसमें हड़ताल अवैध हो जाती है, और क्या हड़ताल की अवधि की मजदूरी नियोजक काट सकता है। तो बेसिकली डिफाइन स्ट्राइक एंड डिस्कस कंडीशंस अंडर विच इज बिकम इलीगल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाबंदी से रिलेटेड, कि तालाबंदी क्या होती है, तालाबंदी कब अवैध होती है, और तालाबंदी और हड़ताल में अंतर क्या है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब आप इसका आंसर कैसे लिखना है वो शुरू करिए। आंसर में सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक लिखना होगा, यानी हड़ताल की परिभाषा लिखनी होगी। और परिभाषा हमेशा से अधिनियम की धारा से शुरू होती है। तो आप लिखेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2Q में कहा गया है कि हड़ताल से हमारा मतलब होता है किसी उद्योग में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने व्यक्तियों का संघ है या सामूहिक रूप से ग्रुप में कोई काम बंद कर देता है और उद्योग में काम करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों को किसी संख्या द्वारा निश्चित रूप से समझौते के अंतर्गत काम जारी रखने से इनकार करना या काम को स्वीकार ना करना, ये सब किस में आता है, हड़ताल में आता है। यानी बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, श्रमिक और कर्मचारियों के एक समूह द्वारा काम को रोकना ही क्या कहा जाता है, हड़ताल कहा जाता है। और ये किस चीज़ में होना चाहिए, किसी उद्योग से रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये इंडस्ट्रियल स्ट्राइक कहलाएगा। अब इसमें लूडिंग टेलर ने अपनी एक किताब लिखी है, लेबर डिस्प्यूट एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, में हड़ताल के संबंध में एक डेफिनेशन दी है और स्ट्राइक को समझाया। तो आप ये बुक का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि किसी ना किसी कारण से जब काम बंद कर दिया जाए या काम को जारी ना रखा जाए या काम करने से मना कर दिया जाए, तो वो सारी स्थिति क्या कहलाएगी, हड़ताल कहलाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि हड़ताल की स्थिति में नियोक्ता और श्रमिक, यानी जो जिनका काम चल रहा है, जिनका उद्योग है, जो वर्कमैन है, उनके बीच में आपस का संबंध जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो बना रहता है। तो इस परिभाषा के आधार पे आप कह सकते हैं कि हड़ताल के अंतर्गत कौन आते हैं, कामगार आते हैं, नियोजित व्यक्ति आते हैं, उनका सामूहिक ग्रुप आता है, और वो जब काम करने से मना कर देते हैं तो वो हड़ताल हो जाता है। और हड़ताल श्रमिकों का एक मान्यता प्राप्त अस्त्र माना जाता है, जिसका इस्तेमाल वो कब करते हैं, जब वो अपने काम के प्रति प्रदर्शन करके थक जाते हैं, अपनी मांग पूरा नहीं होती है उनकी, तो वो हड़ताल जैसे अस्त्र का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड़ताल कितने तरह से हो सकता है। तो हड़ताल एक होता है अवैधानिक हड़ताल, एक होता है वैधानिक हड़ताल। अवैधानिक हड़ताल उस समय कहा जाता है जब अवैधानिक बात को लेकर की जाती है। इसमें क्या क्या आता है, श्रमिक पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, जो वो काम कर रहा है पर डे के हिसाब से उसको जो पारिश्रमिक मिलता है उसका वो हकदार है। और वैधानिक हड़ताल वैधानिक वाद को लेकर की जाती है और इस अवधि में उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके अलावा हड़ताल को दो भागों में, कुछ और भागों में बांटा गया। एक तो होता है सामान्य हड़ताल, दूसरा होता है विलंब करो हड़ताल या हथियार डालो हड़ताल, और तीसरा होता है धीमे काम करो हड़ताल। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो सामान्य हड़ताल में श्रमिक इकट्ठे होकर किसी एक कॉमन बात को लेकर काम से अलग रहते हैं और श्रमिक काम पर आते ही नहीं हैं। जबकि विलंब करो हड़ताल या हथियार डालो हड़ताल में श्रमिक काम पर तो आते हैं लेकिन काम करते नहीं हैं। और धीमे काम करो हड़ताल में श्रमिक काम पर आते हैं, काम करते भी हैं, लेकिन एकदम स्लो मोशन में काम करते हैं, ताकि जो जिनकी कंपनी, जिनका उद्योग है, उनको हानि हो जाए। अब हड़ताल के कारण क्या होते हैं, तो हड़ताल किस कारण से हो सकता है, आप ये खुद से सेल्फ थॉट से भी ले आइएगा तो आंसर लिख सकते हैं। एक तो जब किसी की मांग, मजदूरों की मांग पूरी ना हो। जैसे कि मांग क्या होती है, उनकी वेतन होता है, महंगाई भत्ता होता है, बोनस होता है, काम की अवधि होती है, काम में जो साधन दिए जा रहे हैं उसको कुछ बढ़ावा करना हो, इससे रिलेटेड होता है। दूसरा,
और जो हड़ताल 2 से 4 लोग कर रहे हैं उनको सहानुभूति देने के लिए भी कई हड़ताली साथ में बैठ जाते हैं। तीसरा, औद्योगिक अशांति भी हड़ताल का कारण होती है। चौथा, एक्सेस ऑफ वर्कलोड। पांचवा, कोई अभद्र व्यवहार कर देता है उद्योग में जो नियोक्ता है वो। छठा, श्रमिकों की खराब सामाजिक दशा हो जाती है, उनके लिए अच्छी सुविधा नहीं होती है। सातवां, काम में निराशा होती है। और आठवां, श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता के अनुपयुक्त होने की निराशा। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनता है कि हड़ताल जो है वो कब अवैध हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले चलना पड़ेगा तालाबंदी के पास, यानी कि लॉकआउट को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली जो तालाबंदी है, लॉकआउट है, ये एक तरह से हड़ताल का ही एक रूप है। लेकिन हड़ताल या तालाबंदी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें इलीगल घोषित हो जाता है। पहला, कि कोई भी अधिनियम की व्यवस्था जो कि धारा 22 और 23 में हड़ताल या तालाबंदी को रोकने के संबंध में दी गई हो, वो उसके विपरीत घोषित की गई हो। और दूसरा, वो जो सरकार है उसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(3) के अंतर्गत इसके जारी रखने से रोकने हेतु कोई आदेश दिया गया और उस आदेश का उल्लंघन कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। अब जब किसी औद्योगिक विवाद के क्रम में कोई हड़ताल होती है, तालाबंदी पहले से आरंभ हो चुकी है, तो श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट जो है, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ट्रिब्यूनल को विवाद का निर्देशन किए जाने के समय अस्तित्व में है, तो वो हड़ताल या तालाबंदी पे को कहा जाएगा कि ये नियम का उल्लंघन कर रही है और जारी रखा जाएगा जब धारा 10 की उपधारा 10(3) के अंतर्गत प्रकाशित नहीं हुआ हो। अब धारा 22(1) में कुछ परिस्थितियां बताई गई जिसमें हड़ताल अवैध मानी जाती हैं। पहली परिस्थिति है जब हड़ताल समुचित नोटिस 6 सप्ताह पूर्व नहीं दी गई, यानी हड़ताल का नोटिस 6 सप्ताह पहले देना ज़रूरी है। दूसरा, ये नोटिस देने के लिए 14 दिन के अंदर ही हड़ताल करना है। तीसरा, नोटिस में हड़ताल की उल्लिखित तिथि के पूर्व ही काम बंद करना है। चौथा, समझौता बोर्ड के समक्ष लंबित कार्रवाई के दौरान या उसकी समाप्ति के 7 दिन के अंदर हड़ताल करना। पांचवा, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था के समक्ष विवाद का चल रहा हो और कार्रवाई लंबित हो रही हो, स्लो हो रही हो, तो फिर 2 माह के बीतने के पूर्व ही काम बंद कर देना। सातवां, पंच के समक्ष विवाचन कार्रवाई चलते समय उसके पंचाट दिए जाने के लिए 2 महीने बीत जाने के पहले ही या पंचाट की तारीख से 2 महीने ना बीते हुए हड़ताल का आह्वान कर दिया है तो ऐसा आह्वान अवैध माना जाएगा। अब जब पंचाट या समझौता क्रियान्वित हो गया, लागू हो गया, तो उससे संबंधित किसी भी मामले को लेकर के हड़ताल करना अवैध माना जाएगा जब उससे रिलेटेड पंचाट निकाला जा चुका है तो। फिर 1 दिन से अधिक की प्रतीक हड़ताल अवैध होगी। नियमित प्रतीक हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9वां, बिना पूर्व सूचना के काम बंद करना अवैध हड़ताल होता है। अब धारा 23 के अंतर्गत हड़ताल अवैध मानी जाएगी कब? जब कोई समझौता कार्रवाई समझौता अधिकारी के समक्ष लंबित है और उसके समझौते की कार्रवाई समाप्ति के उपरांत 7 दिन तक तालाबंदी नहीं हो सकती है। यदि कोई विवाद न्याय निर्णय के लिए न्यायालय में गया हुआ है, श्रम न्यायालय में, न्यायाधिकरण में, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में, और वो काम चल रहा है न्यायाधिकरण के दौरान, और इस दौरान हड़ताल कर देते हैं तो और या तालाबंदी कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। अब अवैध हड़ताल या तालाबंदी के लिए दंड क्या है? मान लीजिए किसी ने अवैध हड़ताल कर दिया तो उसके लिए पेनाल्टीज क्या हैं इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट के लिए? तो ये भी अवैध औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 26(1) और 26(2) में अवैध हड़ताल के लिए, तालाबंदी के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। धाराएं जरूर याद कर लीजिएगा। 26(1) में क्या क्या गया है कि यदि कोई श्रमिक इस अधिनियम के अधीन अवैध हड़ताल शुरू करता है और चालू रखता है और उसके अग्रसारण से अन्यथा कार्य करता है और ऐसे कारावास जिसकी अवधि 1 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने में 50 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों ही दंड मिलेगा, या तो 1 महीने का कारावास होगा या 50 रुपये का दंड देगा, या दोनों ही चीज़ को मिल सकती है। अतः औद्योगिक अधिनियम की धारा 26(1) में अवैध हड़ताल करने वाले कामगारों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। फिर धारा 26(2) में कहा गया है कि कोई एम्प्लॉयर इस अधिनियम के अधीन अवैध तालाबंदी करता है, जारी रखता है, तो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको 1 महीने तक की सज़ा और जुर्माने में 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और या तो दोनों दंड भी मिल सकते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या पता चला को आपको कि ये जो है तालाबंदी और अवैध हड़ताल इलीगल है, अपराध है, और इसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ किया गया? औद्योगिक विवाद अधिनियम 26(1) और 26(2) में। अब इससे आगे का क्वेश्चन क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं? रिलेटेड वाद लिख सकते हैं। अब ये वाद कौन सा है? रोहतास उद्योग लिमिटेड बनाम रोहतास उद्योग कर्मकार व्यवसाय संघ 1976 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि अवैध हड़ताल के परिणाम स्वरूप नियोजक और कर्मकार से प्रतिकर मांगा जाता है तो यह अनुचित होगा।
अब कर्मकारों को उकसाने के लिए कुछ ऐसा हो तो अधिनियम की धारा 27 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर्मकारों को यानी वर्कमैन को अवैध हड़ताल या तालाबंदी में भाग लेने के लिए उकसाता है और ऐसा व्यक्ति धारा 27 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और उसे 6 माह का कारावास या फिर 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही दंड दिया जा सकता है। तो उकसाना क्या हो गया? अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रोत्साहित करना हो गया। दूसरा, अवैध हड़ताल और अवैध तालाबंदी के वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगर धारा 28 में दिया गया कि कोई व्यक्ति चाहे औद्योगिक संस्थान में वो वर्कमैन हो और अवैध हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मकारों को, तालाबंदी करने वाले लोगों को किसी भी तरह से आर्थिक सहायता दे रहा है तो उसे भी 6 माह का कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही सज़ा मिल सकती है। ये धारा 28 में दिया गया है। अब ये अजनबी व्यक्ति द्वारा सहायता दी जा रही है तो यह अवैध होगा। अजनबी व्यक्ति इस तथ्य को जानकारी है उसको कि वो अवैध काम कर रहा है तो भी उसको सज़ा होगी। फिर इसके बाद है निपटारा या पंचाट भंग करने के संबंध में। अधिनियम की धारा 29 में कहा गया है कि निपटारा या पंचाट भंग करने वाले व्यक्ति को दंडित करने से संबंधित प्रावधान है और इसमें कहा गया है कि पंचाट या निपटारे का अस्तित्व में होना जरूरी है। पंचाट या निपटारा वैध होना चाहिए, पंचाट या निपटारा बाध्यकारी होना चाहिए और पंचाट या निपटारा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो सज़ा क्या होगी? 200 रुपये तक की सज़ा होगी या 6 महीने तक का कारावास होगा। इसके बाद है गोपनीय सूचना प्रकट करने के लिए। तो धारा 30 कहता है कि कोई ऐसा इंसान है जो गोपनीय सूचनाओं को दूसरों को बता देता है और जिसके बारे में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को 6 माह के कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही दंड दिया जा सकता है, क्योंकि उसने क्या किया है? एक दुराशय किया है कि कंपनी के गोपनीय सूचना किसी और को दे दिया है, हड़ताल की सूचना या फिर तालाबंदी की सूचना। जैसे बिना नोटिस के उपक्रम बंद कर देने पर सस्ती। धारा 30 क के अनुसार, धारा 30 क के आप ये जो धाराएं हैं ना वो नोट करते जाइएगा। उपबंध किया गया है और इसका अनुपालन करने के लिए कोई उपक्रम बंद किया जाता है बिना नोटिस के तो 6 माह तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड मिल सकता है। अब इसके अलावा अन्य अपराध के लिए क्या धारा है? तो धारा 31(1) में दिया गया है कि यदि कोई नियोजक धारा 33 के अंतर्गत उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे 6 माह का कारावास, 1,000 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों ही दंड दिया जा सकता है। इसमें केस है कार्बोडेंडम यूनिवर्सल बनाम आर बाला सुब्रमण्यम केस, ठीक है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 31(2) के अंतर्गत कंपनी द्वारा कर्मकार को पदच्युत किए जाने, पद से हटाने जाने संबंधी आदेश दिया गया और इसलिए कंपनी पर अभियोजन चलाया गया। तो यदि कंपनी पदच्युति के आदेश को वापस ले लेती है तो कंपनी पर चलाया गया अभियोजन भी वापस ले लिया जाएगा, जिसको उसने बिना नोटिस दिए पदच्युत कर दिया है। अब उसी के लिए अगर हड़ताल की जा रही है तो इस हड़ताल का सॉल्यूशन क्या होगा कि जो जिसकी पदच्युति की गई उसको वापस ले लिया जाए, तो ऑटोमेटिक वो हड़ताल, वो जो दंड है, प्रावधान है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब मेरे ख्याल से आपको हड़ताल और तालाबंदी का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। उस किस किस कंडीशन में ये अवैध है, किस किस कंडीशन में ये वैध है, ये समझ में आ गया होगा। इससे लिंक एक और क्वेश्चन बनता है कि हड़ताल या प्रदर्शन करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। जिस तरह से हड़ताल श्रमिकों का एक मान्यता प्राप्त अस्त्र है, उसी प्रकार तालाबंदी नियोक्ताओं का एक अस्त्र है जिसका प्रयोग वे श्रमिक के विरुद्ध करते हैं। तो तालाबंदी के अंतर्गत एक नियोक्ता नौकरी के स्थान को बंद कर देता है और कार्य को ही रोक देता है और किसी भी संख्या में श्रमिकों के काम पर बनाए रखने से इनकार कर देता है। और इधर हड़ताल क्या है? वो श्रमिकों का एक अस्त्र है। तो इसी को बैलेंस करते हुए आपको इसका आंसर लिखना है कि ये मौलिक अधिकार है या नहीं है। ये आपका सेल्फ थॉट का आंसर है। आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने इसमें सारी धाराएं वही लिखनी है जो मैंने आपको बताया है। कंक्लूजन आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है और केसेस भी वही लिखने हैं जो मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल के सब्सक्राइब बटन को या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा तो आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप LLB कर रहे हैं और आपके किसी फ्रेंड सर्किल भी कोई कर रहा है तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि ये ऑडियो क्लास सुन करके 5 पन्नों का आंसर रटने के बजाय वो एक स्ट्रक्चर तैयार करके उसे याद करें ताकि एग्जाम में एक अच्छा आंसर फॉर्मेट उसका तैयार रहे और अच्छे नंबर आ जाएँ। सेमेस्टर्स एग्जाम में हमेशा से यही होता है कि जब आपका फ्लो टूट जाता है आंसर राइटिंग का तो आपका आंसर बिखर जाता है और आंसर को बिखरने का, रोकने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप आंसर का स्ट्रक्चर बना के सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रक्चर पे फोकस रहिए। बाकी आपकी अपनी लैंग्वेज होती है जो आंसर राइटिंग में लिखना होता है। तो अब आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी भी क्लासेस शेयर कर दूँगी।